हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे अकेडमी। टुडे टॉपिक इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज ए सेल। बेसिकली सेल्स है क्या। तो अपने आसपास में यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। चाहे वो छोटे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे क्यों ना वो बड़े ऑर्गेनिज्म हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना और हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से बना हो। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सभी ऑर्गेनिजम सेल से बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक से ज़्यादा सेल से, बहुत सारी सेल से बने होते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि ह्यूमन। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। अब देखो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होता है और वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा। इसका मतलब हुआ कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने के लिए उसको जो भी इजेंशियली फंक्शंस होते हैं ना, वो एक सिंगल सेल करके दे रही है। डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रेशन हुआ, वो सब एक ही सेल कर रही है। तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे अपन ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एक सेल है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट हो सकती है, और वो ए सिंगल सेल कैन परफॉर्मिंग इजेंशियली फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब वो एक सेल लाइफ के लिए जो भी इजेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है, क्या एक सिंगल सेल से कम छोटी कोई चीज़ ऐसी है जो एग्जिस्ट कर सकती है? तो उसका आंसर है नहीं। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट, यहाँ पे डज DOESN की जगह डज आएगा है, डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हैन सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल से नीचे कोई भी चीज़, जैसे अकेले माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल के रख दिया तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अकेले राइबोसोम को रख दिया तो वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो, अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मान लो कि एनर्जी बना ली, लेकिन बाकी चीज़ है उसके लिए दूसरे पे डिपेंड रहता। जैसे मान लो राइबोसोम है, राइबोसोम ने मान लो प्रोटीन बना ली, लेकिन एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड रहेगा। ऐसे मान लो गोल्जी ऑपरेटस है, वो पैकेजिंग का काम कर लिया, लेकिन वो एनर्जी के लिए तो उस पर माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड रहेगा। इसलिए एक अकेला कोई ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए एक बेसिक सेल है, इसलिए इस सेल को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT की लाइन है इसलिए, और नीट में NCERT की लाइन डायरेक्ट आती है। तो इसका आंसर ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको जो ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें डायरेक्ट आ सकता है कि जैसे मान लो ओनली फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, या फिर फंक्शनल है ओनली, या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों है, या फिर ये एक अकेला ये आ जाए स्टेटमेंट पूरा एजीटी कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही है ऐसे क्वेश्चन में। अब आता सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है कि 1838 में मैथियस लाइडेन नाम के कोई बोटनिस्ट थे। उन्होंने ये देखा, मतलब प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स है वो बहुत सारी सेल्स से बन के मिले होते हैं, जो और वो सेल्स क्या है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जैसा आप जानते हो। ठीक है, उसी टाइम लगभग एक साल बाद, मान लो उसी लगभग वही टाइम था 1839, 1839 में एक जूलॉजिस्ट थे, उनका नाम था थियोडर सवान। वो स्टडी कर रहे थे एनिमल्स पे, और फिर उन्होंने स्टडी करके देखा कि एनिमल्स की जो सेल्स है वो एक बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन आउटर लेयर रखती है, उसको अभी तो जो बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद में से क्या नाम, स्वान ने ये देखा आगे कि टिश्यू, उन्होंने मतलब टिश्यू उन पे प्लांट्स पे स्टडी करके देखा, और उन्होंने भी देखा कि प्लांट्स भी एक वो रखता आउटर लेयर, उसको बोलते हैं सेल वॉल, की प्लांट्स में एक यूनिक फीचर होता सेल वॉल रखने का।
ठीक है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलके हाइपोथेसिस दी कि एनिमल एंड प्लांट्स का जो बॉडी है वो सेल से मिला होता है। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस थी, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन इनकी जो थ्योरी थी ना वो ये बताने में असफल रही कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके बाद में रुडोल्फ विर्चो आए 1855 में। उन्होंने ये बताया कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उन्होंने ये बताया कि जो पहले से एग्जिस्ट सेल है ना उनमें डिवीजन होने से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उनको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि अब तो फिर उन्होंने ये स्लाइडेन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करके और नई सेल थ्योरी दे दी। नई सेल थ्योरी की जो आज समझी जाती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि स्लाइडेन एंड स्वान ने बताया था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है इसका, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट सेल उनसे मिलके बने होते हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन ये बनता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। और ये भी हो सकता है कि स्लाइडेन एंड स्वान की सेल थ्योरी की ड्रॉबैक क्या था, मतलब उसकी कमी क्या थी। तो उसकी कमी ये थी कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो ये बताने में असमर्थ रही। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने प्रपोज किया। तो ये बताया रुडोल्फ विर्चो ने। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज के टाइम जो सेल थ्योरी चल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या है। तो दोनों पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कि ये दोनों पॉइंट दे दिए फिर उसमें नीचे लिख दिया कि ये अबाउ थ्योरी दी थी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान, अबाउ थ्योरी गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। तो क्या हो गया कि ये दोनों पॉइंट मिलके किसने दिए थे, रुडोल्फ विर्चो ने, क्योंकि स्लाइडेन एंड स्वान ने तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स ये बताया था। उन्होंने ये ओमनी सेलुला ई सेलुला नहीं बताया था। ठीक है।